आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, यह भी कुछ कम रोमांचक नहीं कि एक के बाद एक दो कड़ियों को हम एक दिन में प्रस्तुत करें और आप लोग सुने देखें। आज का दिन कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अब हम लोग क्रमशः इस एकाग्र को समाप्त करने की ओर भी बढ़ चले हैं। ऐसे में संभव है कि आगे के भी कुछ दिनों में एक दिन में एकाधिक कड़ियाँ हम ला सकें। कभी कुछ देर पूर्व ही आपने गीता दुबे जी को सुना और किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी मंजुल भगत के उपन्यासों में स्त्री पर। और अब बच और अब बस कुछ ही देर में आप अचला बंसल जी को सुनेंगे, एक रचनाकार को सुनेंगे, और एक ऐसे रचनाकार को सुनेंगे जो मंजुल भगत की छोटी बहन भी हैं। तो ये दोनों ही धरातलों पर आज का यह संवाद होगा, रोचक और महत्वपूर्ण हर कोण से। अचला बंसल जी आप में से कई लोग जानते हैं, वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिखती हैं, कहानियाँ लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं। कुछ एक कविताएं और कुछ एक कहानियाँ इन्होंने हिंदी में भी लिखी हैं, और कई बार अपनी रचनाओं का अनुवाद भी कर लेती हैं। विभिन्न चर्चित पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं आती रही हैं, सराही जाती रही हैं, पढ़ी जाती रही हैं। तो बतौर रचनाकार अचला बंसल मंजुल भगत को किस तरह देखती हैं, इसकी भी बात होगी। और 5 बहनों में सबसे छोटी बहन अचला बंसल जी सबकी लाडली भी रहीं। बाकी चारों बहनों की वे सब अनुभव भी आएंगे। और जिस तरह से आपने पूर्व में कल्पना जी को सुना, वे भी बता रही थी कि किस तरह कम उम्र में ही मंजुल भगत एक अभिभावकत्व की भूमिका में आ जाती हैं, क्योंकि इन बहनों की माँ का स्वास्थ्य कुछ कम ठीक रहता है। मंजुल भगत बड़ी बहन और माँ, अभिभावक दोनों की भूमिकाओं में जब तब नजर आती हैं एक भरे पूरे परिवार के बीच। इन सब पर आज बात होगी। तो आइए हम सीधे अचला बंसल जी के पास चलते हैं। और अचला जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। हमें खुशी है हमें खुशी है कि आप आज जनसुलभ पुस्तकालय के इस प्लेटफॉर्म पर हैं। और यह भी क्या सुखद संयोग है कि मंजुल भगत जी पर चल रहे इस एकाग्र में अपनी बात रखने के लिए आई हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत। और आपसे अनुरोध कि जैसे आप चाहें इस चर्चा की शुरुआत करें। मंच आपके हवाले, तमाम लोग आपको अधिक से अधिक सुनना चाहते हैं जी। थैंक यू, थैंक यू। मंजुल भगत से मुलाकात शब्दों के जरिए, मैंने इसका शीर्षक रखा है। आह, मंजुल भगत मुझसे 10 साल बड़ी थी उम्र में। हम 4 बहनों और एक भाई की इकलौती दीदी। मैं सबसे छोटी बहन होती हुई दीदी कहना तो मेरा बनता था, पर उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मृदुला जी को भी नहीं, जो उनसे लगभग 2.5 साल छोटी रही हूँ। फेसबुक ये हम लोग सुन रहे हैं। कुछ ऐसी ही शख्सियत थी हमारी रानी साहिबा की। घर में और घर से बाहर दोस्तों में उनको रानी नाम से ही पुकारा जाता था। डांट डपट कर नहीं, तो प्यार से अपनी बात मनवाने की कला में वे माहिर थी। इंसान सोचता रह जाता मना करने का कारण। उनकी कृतियों की बात नहीं करूंगी, जिनका पढ़ना मायने रखता है,
उन सब ने पढ़ा देखा है उनको, स्टेज और टीवी पर। अनारो तो उनके करियर का, राइटिंग करियर का हॉलमार्क बन चुका है। कुछ बातें ऐसी हैं जो उनके साहित्य से संबंधित होते हुए भी निजी बन गई, मुझ तक ही पहुंची। एक दिन की बात, उनका फोन आया। उनका फोन आया, मेरी किताब गुम का विमोचन हुआ है बुक फेयर में। मैं तो जा न सकी, तबीयत ने साथ जो न दिया। कमबख्त ऐन मौके पर बिगड़ गई। तू जाए तो जरूर देखना मेरी किताब कैसी लग रही है, कवर कैसा है उसका। अब मैं ना जाती कैसे होता। मैं गई। ये भारतीय ज्ञानपीठ से छपी ये किताब मुझे दूर से ही दिख गई, या कहना चाहिए पीली साड़ी पहने उसके कवर पर अंकित स्त्री मुझे अपनी ओर खींच ले गई। कितना आकर्षक कवर था उसका। पीला रंग किताब पर कितना फकता है, जैसे खेतों में लहराती पीली सरसों। तपती सड़क के किनारे पीले फूलों की डालियों से लदा अमलतास। जब मैं तुरंत ही घर पहुंच गई। वे इंतजार कर रही होंगी। जब मैंने उनसे कहा तो वे हंस पड़ी। तू कविता लिखा कर। कविता तो मैं कभी नहीं। लिखेगी। धीमे से आवाज आई और फोन बंद हो गया। मैं कहानियां लिखती रही, अंग्रेजी में। शुरू के दिनों में लोग अक्सर मुझसे पूछते, जब दो बहनें हिंदी में लिखती हैं तो आप भला अंग्रेजी में क्यों? एक दो बार तो मैंने हंसकर कह दिया, आई एम द ब्लैक शीप इन देयर मिड्स्ट। फिर मैंने सोचा, एक ही माहौल में बड़ी हुई, पर सोच ऐसे तो तीनों बहनें क्यों उतर आई लिखने पर। एक ही माहौल में बड़ी हुई, पर सोच अलग अलग। कौन किस व्यक्ति या स्थिति घटना से कितना प्रभावित या द्रवित होता है, रचना को अलग मोड़ दे देता है। तब तक बिसात नहीं छपी थी, ना ही नासिरा जी का अनमोल लेख, साहित्य की शाख पर झूलती 3 पागल। इतनी खूबसूरती से कोई कैसे लिख सकता है, मैंने सोचा। भावना और भाषा का ये तालमेल सच में अद्भुत है। एक अरसे बाद एक अरसे बाद में मैंने कविता लिखी ही हिंदी में। जब मैंने कादम्बरी को भेजी छपने के लिए तो राजीव जी का फोन आया। आपकी कविता हमने रख ली है, आप और लिख के भेजेंगी तब हम छाप देंगे। और तो मैं नहीं लिख पाऊंगी, मैंने तुरंत कहा। जवाब सुन मैं हैरान हो गई। लिखेंगी, उन्होंने इत्मीनान से कहा। फिर वही जवाब। मंच मेज पर रखी मंजुल जी की किताब पर नजर दौड़ गई। फोटो देखी तो लगा वे कह रही हैं, मैं ना कहती थी। अब यहाँ मैं एक कविता जो उनके जाने के बाद छपी थी, छोटी सी है, पढ़ने की इजाजत मांगती हूँ। पढ़ूं? जी अर्पण जी। जी जी बिल्कुल। जी स्वागत। दस्तक। कभी कभी घंटियों का सिलसिला यूं ही चलता चला जाता है। आ जाते हैं लोग ना जाने कहाँ से, मेरे समय के कोरेपन पर अपनी दस्तक छोड़ जाने को। जिसके आने भर के ख्याल से
ढलते ढलते सूरज की सुर्खी उतर आती है गालों पर और पांव खुद ब खुद दौड़ पड़ते हैं सिटकती सरकाने को। वह तो हाथ से कोड़े बैठा रह जाता है दुनिया के किसी अनजाने कोने में, या फिर इस दुनिया से परे चुप्पी साधे खड़ा रह जाता है बेजान खंबे की तरह। एक मैं हूँ कि बलियों उछलते दिल को काबू ना कर पाई, जब जब नाम उसका आया खरगोश का छलांग कर घुस बैठा दिल में हर बार। कुछ ऊंचा बोलने की कोशिश करेंगी, अब अच्छा होगा। हल्का ऊंचा। जी। हल्का होगा, जैसे जी पढ़ूं जी, कभी आवाज कभी। कुछ कम आ रही है इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, जोर से पढ़ूं क्या? जी जी। यही यही कभी। हाँ, अगर मुझे लगता है एक बार और से पढ़ लें क्योंकि हाँ आवाज कुछ कम है इसलिए। कभी कभी घंटियों का सिलसिला यूं ही चलता चला जाता है। आ जाते हैं लोग ना जाने कहाँ से मेरे समय के कोरेपन पर अपनी दस्तक छोड़ जाने को। जिसके आने भर के ख्याल से ढलते सूरज की सुर्खी उतर आती है गालों पर और पांव खुद ब खुद दौड़ पड़ते हैं सिटकनी सरकाने को। वह तो हाथ सिकोड़े बैठा रह जाता है दुनिया के किसी अनजान कोने में, या फिर इस दुनिया से परे चुपी साधे खड़ा रह जाता है बेजान खंबे की तरह। एक मैं हूँ कि बलियों उछलते दिल को काबू ना कर पाई, जब जब नाम उसका आया खरगोश का छलांग कर घुस बैठा दिल में हर बार। Sorry, ये मैंने क्योंकि उसमें नहीं करा ना। आइए अब लौट चलते हैं दूसरी मुलाकात पर शब्दों के जरिए मंजुल जी से। एक गर्मी की सुबह, चाय तो 12 महीने पीनी होती है तो पी रही थी। फोन बज उठा, झल्ला कर मैंने बजने दिया, पर फोन था कि बजे जा रहा था, उठाना ही पड़ा। हेलो बोला भी नहीं था कि उनकी दमदार आवाज ने मुझे चौंका दिया। कहाँ चली गई थी? मैं कब से फोन टनटनाए जा रही हूँ। खैर छोड़, आज शाम 5 बजे मैं तेरे घर आ रही हूँ किताब देखने और खरीदने तुझसे। खरीदने? फोन बंद हो चुका था। सवाल बेमतलब था या फिर समय जाया करने के लिए नहीं था उनके पास। मैं असमंजस में पड़ी उनके आने की तैयारी करने लगी। वे आई सिविल लाइन से मेरे घर पंचशील एनक्लेव पर। किताब देखकर उनका चेहरा खिल उठा। एक कप चाय पीने को भी राजी हो गई और किताब पर हस्ताक्षर भी कर दिए बिना पैसे दिए। आधे घंटे का समय था उनके पास। ऑटो वाले ने अल्टीमेटम जो दे रखा था। आधा घंटा समाप्त भी नहीं हुआ था कि वह ऊपर आ पहुंचा। मैंने उसे चाय और एक समोसा पकड़ा दी। बिना चू किए वह नीचे उतर गया। कितने सुखद थे वे चुराए हुए खुशी के कुछ क्षण। 1 घंटा पता नहीं कब खत्म हो गया।
वे चली गई। एक इंसान के जाने से इतना सूनापन मैंने कभी महसूस नहीं किया। कमरा सूना पड़ गया। पीली साड़ी का रंग मेरे आगे फीका पड़ने लगा। अब इसको अड़ियलपन कह लीजिए, स्टबर्ननेस, या फिर शेयर विल पावर। वे एक बार जो ठान लेती थी करके दिखाती थी। मित्रों मत जानो, कृष्णा सोपती का बड़ा रोचक और मशहूर प्ले होने जा रहा था कमानी में। मूसलाधार बारिश हो रही थी दोपहर से, जो थमने का नाम ही नहीं ले। कार में जाना था, फिर भी हम निकलने में संकोच कर रहे थे। सबको पता है दिल्ली की सड़कों का क्या असर होता है ऐसे में। खैर, हम समय पर पहुंच ही गए। ऑडिटोरियम में घुसकर आइल की पहली तरफ देखा तो एक महिला लाल साड़ी में लिपटी अकेले बैठी मन मन मुस्कुरा रही थी। अरे, ये तो दीदी हैं, कह मृदुला जी उनकी तरफ लपकी। तू कैसे आ गई इतनी बारिश में, इतनी दूर से? मृदुला जी पूछ रही थी। बस आ गई, ऑटो में भीग जाती तो बस में आ गई, उन्होंने सहज भाव से कहा। वापस कैसे जाएगी? जैसे आई थी वैसे ही चली जाऊंगी, तो इत्मीनान से बोली। अब बैठ अब बैठो तुम दोनों जाकर, नाटक शुरू होने वाला है, उन्होंने प्यार से छिड़का। अनमने भाव से हम अपनी सीट्स पर लौट गए। पर नाटक भी ऐसा कि कोई चिंतित भला कैसे रहता। हमारे कानों में उनकी हंसी जल तरंग की तरह हमारे कानों में पड़ती रही, जैसे जता रही हूँ कि मैं खुश हूँ और तुम भी चिंता छोड़कर प्ले को पूरा एंजॉय करो। लिव इन द मोमेंट वॉज द मोटो ऑफ आवर लाइफ। पाठ सुनकर नहीं, जिंदगी को नजदीकी से देखा था उन्होंने, और जिया भी था। देखा और जिया था उन्होंने। अनूठा था उनका ये जिंदगी जीने का, काटने का नहीं अंदाज, भरपूर जीने का अंदाज। फिर एक दूध सी नहीं उजली सुबह, अकेले बैठकर चाय पीते हुए मेरा मन व्याकुल हो उठा। अकेलापन खाने को दौड़ा। फोन बजा तो मैंने भाग कर उठा लिया। वे थी। सुन, मैंने बहुत अच्छी दो कहानियां लिखी हैं, रौनक और अंतिम बयान। छपकर आने पर तू पढ़ना जरूर। उनकी आवाज में एक नई रवानगी थी, उमंग, जैसे पलंग पर से उठकर उनके पांव थिरकना चाहते हैं। आज फिर जीने की तमन्ना है। वहीदा रहमान जी पर फिल्माया गाइड फिल्म का ये गाना मुझे आज भी उन क्षणों की याद दिलाता है। उन्होंने मुझे फोन कर बतलाना क्यों चाहा, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। शायद उन्हें इस बात का एहसास था कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था, एक प्रेमोनिशन हो जैसे। और उन्हें इस बात का भी आभास था कि उन्होंने कुछ अजूबा लिख डाला है। उच्च कोटि की लेखक थी, known for her sensitive portrayal of her characters.
अनारो खातू या फिर बेबीजी ही क्यों ना हो। खुशी के साथ साथ गर्व भी होगा अपने लेखन पर। उन दो कहानियों को चरम सीमा तक तो ले गई, पर खुद निढाल होकर बिस्तर पर पड़ गई। लेटे लेटे मन हुआ होगा किसी से तो शेयर करें अपनी चीज, माइंड ओवर बॉडी। और वह नाचीज मैं थी। बार बार नमन करती हूँ उनको, याद कर मन मचल उठता है। काश ये सिलसिला यहीं पर रुक जाता। काश वह धुआं धुआं शाम इस धरती पर ना उतरती जब उनका फोन आया। आज किसी भी चीज में मन नहीं लगा, चारों तरफ घुटन ही घुटन है। आपकी कहानियां भी तो शीघ्र ही छप कर आने वाली हैं। मैंने उन्हें उनका मन बदलने के लिए कहा, पर चूक गई। एक लंबी सांस खींचकर थरथराती आवाज में उन्होंने कहा, पूनम को बहुत मिस कर रही हूँ, अब उसको आ जाना चाहिए। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उन्होंने फोन रख दिया। ये मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी फोन पर। ये तो यहीं तक है जो मैंने लिखा है। कुछ बातें अब और क्या मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप कुछ कहें। जी बूंद जी कहानी पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। मेरे को उन्होंने किताब दी, ऑटोग्राफ दी, और ऑटोग्राफ फिर ले गया और फिर ले मेरे गया पास नहीं, मेरे पास, किसी के पास नहीं। किसी के पास। तो अनफॉर्चुनेट। तो अनफॉर्चुनेट। जी, यह जो बिसात है, बिसात जो पुस्तक है जिसमें 3 बहनें और 3 आख्यान, यह भी एक बेहद खास पुस्तक बन पड़ी है। और उसके बारे में मृदुला गर्ग जी ने लिखा भी है और वो अभी हमारे साथ जुड़ी हुई भी हैं इस कार्यक्रम में। तो इस बिसात के बारे में कुछ बताइएगा, मगर उसके पूर्व जो मृदुला जी लिखती हैं, बिसात की संपादक, वो मैं अपने मित्रों के लिए यहाँ पे रखता हूँ। मृदुला गर्ग लिखती हैं, तीनों के काफ़ी अनुभव साझा रहे। तीनों मतलब मित्रों, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग और अचला बंसल, तीनों रचनाकार। तीनों के काफ़ी अनुभव साझा रहे। जिंदगी में कितने ऐसे किरदार थे जिनसे तीनों का साबका पड़ा। कितने ऐसे हालात थे जिनका तीनों ने नजारा किया। साझा अनुभवों, किरदारों और एहसास ने हमारे भाव बोध को गढ़ा और अन्य अनुभवों की तरह वे भी कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमारी रचना के आधार बने। रचना जब जब हुई निजी एहसास से गढ़ी मौलिक थी। हर लेखक का नज़रिया अपना अलग था, फिर भी साझा एहसास और अनुभव की गूंज उसमें साफ ध्वनित होती थी। कह सकते हैं हमने एक ही विषय पर आधारित रचना की, पर रचना के दौरान रचनात्मकता के दबाव में रचना ने अपना विषय कुछ हद तक बदल लिया। तो इस पुस्तक के बारे में भी कुछ कहें, बिसात के बारे में, अचला जी। वो तो मैं लेके नहीं बैठी अभी यहाँ, और मैंने उसके बारे में बहुत लिखा भी था, पर अब क्या आवाज नहीं आ रही? क्या आवाज ही नहीं आ रही? मैंने खुद को म्यूट कर लिया था ताकि आवाज इको ना करे। जी हाँ 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 हाँ। तो
मैं वो तो यह मैं कह रहा ये हूं अपनी स्मृतियों से कुछ कहें बिसात को लेकर। मृदुला जी लिख रही हैं, अचला और मैं बहने ही नहीं गहरे दोस्त भी हैं। अभी उनकी प्रतिक्रिया आ रही है स्क्रीन पर जी। उनके तो इस संग तो देखो, बिसात को लेकर कुछ कहें जी। तो साथ को लेकर क्या बोलूं, बहुत बोल चुकी नासिरा जी। और तब मैंने लिखा था उसमें वो बड़ा उनका, एक में तो आगे का जो था घर का वो बयान था, एक में पिछवाड़े का। और मेरी कहानी में एक छोटा सा घर है जिसमें वो रोज कैरम खेलते थे ना, वहाँ कुछ नहीं है जो उनमें है, जज शुक्ला या बहुत सारे नौकर चाकर। और फिर बाद में वो जो एक सीन था हैप्पी फैमिली का, वो चटक जाता है। वो जो एक बार सोनू जो था वो जब घर पहुंचता है तो देखता है ना कैरम बोर्ड है ना उसके पिता हैं। जब उसने पूछा पिता कहाँ हैं तो वो कह देते हैं वे अस्पताल में है या उनका ट्रांसफर हो गया है। कोई उसे सच नहीं बताता। और फिर जब उसकी बहन की शादी होने वाली थी तो उससे 2 दिन पहले उसके पिता वापस आ जाते हैं। तो स्कूल से जब लौटता है, घंटी बजाता है तो उसकी माँ आके खड़ी होती है, इतनी जोर से घंटी क्यों बजाई, धीरे से अंदर आओ, तुम्हारे पिताजी सो रहे हैं। ही गेट्स वेरी एक्साइटेड कि पिताजी वापस आ गए, बट शी टेल्स हिम टू कीप क्वाइट एंड गो इन हिज रूम। तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि आपने मुझे टिफिन भी नहीं दिया और मैं यहाँ बैठकर क्यों नहीं खा सकता। और फिर वो देखता है कि उसके पिताजी वहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं और वो गुस्से से वहीं आकर बैठ जाता है। वो उसको घूरते रहते हैं तो उसे लगा कि मैं तो अंदर ही बैठा रहता तो ठीक था। फिर उन्होंने उसको कहा तुम सोनू हो ना, तो वो सोचता है उनको याद आ गया। और जब उसकी बहन की शादी होती है तो वो लोग सब उनकी मौसी या किसी के यहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, सोनू को छोड़ जाते हैं पापा के पास। जब वो पूछता है कि मैं भी चलूँ तो वो कहते हैं नहीं तुम यहीं रहो, उनको देखो। तो कहता है मुझे वो पसंद नहीं है। ये तो कह नहीं सकता था कि मुझे उनसे डर लगता है। उसकी माँ ताला लगा के बाहर से चली जाती है। वो बच्चा फिर देखता है कि उसके फादर उससे बुला रहे हैं और पूछ रहे हैं कैरम बोर्ड कहाँ है। और एक जमाने में एक टाइम में उसके फादर कैरम के चैंपियन रहते थे। घर गूंजता रहता था बच्चों के शोर से, आस पड़ोस के बच्चे आकर कैरम खेलते थे। तो सोचता है वो अब भी वैसे ही होगा। गेम शुरू होता है और वो चांस पे चांस लेते जाते हैं। तो सोनू पहले तो देखता, फिर बोला फाउल। और उसके फादर को बहुत गुस्सा आता है, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं और चिल्लाने लगते हैं। तो वे डर के खड़ा हो जाता है, उसकी पैंट भीग जाती है। दूर से उसे जब उसकी माँ ने कहा था कि जब बारात आएगी मैं तुझे जरूर बुला लूंगी, दूर से उसे बारात आने की आवाज आती है पर उसे कोई लेने नहीं आता। दैट्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। लिखा तो मैंने बहुत है इन तीनों पे, बिसात के बारे में, पर जो कृष्णा उन्होंने इतना कहा तो नासिरा जी ने, तो मैंने सोचा क्या बोलना है इसके बारे में। और काफी कुछ जो मैंने लिखा था, जो मैं टाइप नहीं कर पाई, तो मैंने इधर भी लिख लिया डायरी में, जो वहीं रह गया। मैं अपने मित्रों के लिए वह जो पुस्तक है उसका कवर एक बार यहाँ दिखा दूं। प्लीज यह कवर देखें मित्रों, यह जो कवर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बिसात, तीन बहनें, तीन आख्यान। क्योंकि इस पुस्तक में तीन कृतियां समाहित हैं। मृदुला गर्ग जी का वंशज, मंजुल भगत जी का बेगाने घर में, और अचला बंसल जी का कैरम की गोटियां। दरअसल
इन तीनों ही रचनाकार बहनों के बीच जो नाना हैं उनकी जो उपस्थिति है वह अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त हुई है। एक ही पृष्ठभूमि कहें या एक ही चरित्र कहें, मगर उसको लिखने का तरीका, उसको अनुभव करने का और बयान करने का ढंग अलग है। इस पर कुछ कहना चाहेंगी कैरम की गोटियां के विशेष संदर्भ में कुछ? कैरम की गोटियां तो पूरी बता दी, पूरी कहानी। जी। और इस बातचीत को कुछ आगे बढ़ाते हुए मित्रों, हम अचला बंसल जी को कुछ और पीछे ले चलते हैं। हालांकि पीछे जाना उन्हें उस तरह से पसंद नहीं है, मगर फिर भी कुछ बचपन की यादें, कुछ किशोरावस्था की यादें अगर साझा करना चाहें तो करें। अचला जी। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि मुझे पुरानी बातें पसंद नहीं है या इतना आगे बढ़ गए कि अब, पर एक बात है पुरानी, जब मैं कोई 8 साल की रही होंगी और वो कॉलेज में थी, मंजूर भगत, तो उनकी बहुत सारी सहेलियां थी जो अक्सर घर आती रहती थी। और जब भी वे आती, एक ऑर्गेंडी की फ्रॉक थी जो बहुत चुभती थी, वह मुझे वो पहनाने लगती। इतने में हमारे पिताजी वहाँ आ जाते। मैं रोने लगती थी, क्यों पहना रही हो, क्या ज़रूरी है फ्रॉक पहनाना। तो वो थोड़ी देर के लिए छोड़ देती थी। जैसे ही पिताजी जाते थे तो फिर मुझे पहनाने लगती थी और कहती, रोएगी नहीं तो बड़ी चॉकलेट दूंगी। मैं चुप रहती और पूरे टाइम पहने रहेगी जब तक मेरी फ्रेंड्स यहाँ बैठी रही। मेरी बड़ी बहन रेनू ने तो पहनने से साफ इनकार कर दिया। मैं ही थी जो हमेशा सुन लेती थी बड़ों की बात, क्या वो पिताजी रहे हों, क्या मेरी बहनें रही हों। सबसे छोटे होने का ये फायदा भी है और नुकसान भी। प्यार भी मिलता है और झिड़की भी। जैसे मृदुला जी मेरी दोस्त ज़्यादा थी, बहन कम। सभी कुछ थी मेरी, मदर, सिस्टर, फ्रेंड, एवरीथिंग, कॉन्फिडेंट, एडवाइजर। अब मैंने उनसे इसके बारे में कुछ नहीं पूछा। पूछती तो बेसाथ लेकर बैठती, कुछ बोलती तो नुकसान हो गया। और बचपन की यादें तो हैं। और एक और, जब वो, मुझे नहीं पता था कि उनको किसी से इश्क हो गया है, किसी से प्यार हो गया है। एक दिन ऐसे ही बाहर मैंने कुछ कहा। उन दिनों एक फिल्म आई थी बम्बई का बाबू। मैंने कहा ही नहीं था कि उनका रंग टमाटर जैसे लाल हो गया। तो मैंने कहा, क्या हो गया आपको? अब वो बोल ही ना पाए। मैं तो उनके आगे पीछे घूमती रही। मृदुला जी हंसने लगी। मैंने कहा, कुछ तो माजरा है, कुछ तो दाल में काला है। जब भी मैं कहती बम्बई का बाबू तो लाल हो जाती। फिर एक बार होली पर हम सब कुछ मेकअप नहीं करेंगे, मुंह धो के होली खेलेंगे। मैं गई तो क्या देखती हूँ, वो ड्रेसिंग टेबल के आगे मेकअप लगा रही है, आई मेकअप, पाउडर, फाउंडेशन। तो मैंने कहा, आप होली नहीं खेलोगी? हाँ खेलूंगी, ये लगा के ही खेलनी चाहिए, नहीं तो स्किन खराब हो जाती। फिर घर के आगे खड़ी थी, क्यों? क्योंकि वो घर के आगे से आ जा रहे थे। उनके उनको एक ही बार लाइफ में प्यार हुआ, जैसे उन्होंने कहा, उसी से शादी की। और हर उस पे उनका यही हाल था। फिर हमको बहुत चिढ़ते थे। एक बार उनकी, तब शायद एंगेजमेंट हुई थी या क्या हुआ था, उनकी नन जो थी, उसकी लड़की हमारे घर आई थी। हम लोग खेल रहे थे छुपन छुपाई या वॉट एवर प्ले दैट। तो उन्होंने चुपके से आके मेरे कान में कहा, तू हार जाना उससे। मैंने कहा, क्यों? मैं क्यों हारूं? हार जाना, मैं तेरे को बहुत बड़ी चॉकलेट ला के दूंगी। तो मैं हार गई। मतलब ऐसे वो मेरे को रिझा रिझा कर अपने काम करा लेती थी, प्यार से, डांट कर या लालच देकर। मेरी सारी बहनें ऐसी ही हैं, सिवाय मेरे।
मैं सबका फ़ायदा ही उठाती हूँ, उनके बड़कपन का, उनका प्यार का। और कभी-कभी तो उल्टा पड़ जाता है, डाँट भी पड़ जाती है। एक बार और थी जब मृदुला जी, वो मैं आईआईसी का फॉर्म भर रही थी, तो भर दिया, बहुत टाइम था, तो मैंने आई, वो क्या कर रही है तू? फ़ोन आया, मैंने कहा मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के, फॉर्म भर दिया, मैंने कहा बहुत टाइम है, पढ़ लूँगी, कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने घर बैठ और उसको भर, मैं आ रही हूँ तेरे यहाँ। तो मैंने कहा भाई अजीब बात है, मैं उसको क्या बोलूँ फ्रेंड को, कुछ भी बोलूँ, पैर टूट गया, दर्द हो रहा है हाथ में, स्टमक में, व्हाटएवर। तो आई, जब तक मैंने वो भरा नहीं और मैंने सबमिट नहीं कर दिया, उन्होंने मुझे चैन से रहने नहीं दिया। और अब ये आर्टिकल जब मैं जमा कर रही थी, मैं घूमती ही रहती, परसों भी। फिर मैंने कहा मैं कल कहीं नहीं जाऊँगी, कल भी चली गई। तभी तो ये हाल है कि बिट्स एंड पीसेस में है। टाइप तो मैं हिंदी में कर नहीं सकती, बहुत टाइम लगता है, और एक जगह भी नहीं लिखने का टाइम मिला, बहुत कुछ छूट गया। आप मुझे जब दोबारा बुलाएंगे तो मैं बहुत कुछ और जी बिल्कुल। बोलूँगी। और मृदुला जी लिख रही हैं आपके लिए कि सब तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी, सब तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैं, हमारे कई ऐसे मित्रगण संभवतः होंगे जो हो सकता है इस पुस्तक से न गुजरे हों, विषाद की बात कर रहा हूँ, तो इसी की भूमिका से एक और अंश पढ़ता हूँ, मृदुला जी क्या लिखती हैं उसको पढ़ता हूँ। इससे हम इन तीन रचनाकार बहनों को भी कुछ और करीब से जान पाएंगे। बड़ी ही सधी हुई भूमिका है। एक अंश और पढ़ता हूँ, जिस साझा अनुभव की बात मृदुला जी कुछ देर पूर्व कर रही थी, जिसका पाठ मैंने किया, उसी को आगे बढ़ाता हूँ। वे एक उदाहरण देती हैं मृदुला जी। वे लिखती हैं, इन साझा अनुभवों में से एक कुछ यूं था। आपको भी अगर कहीं कोई बात जोड़नी हो आप जोड़िएगा अचला जी, इशारा कीजिएगा। एक आलीशान कोठी, उसके भीतर जीता अभिजात्य से ओत प्रोत एक आला किरदार, कायदे कानून के हर नुक्ते को अपनी शख्सियत में जज्ब करके तर्क और न्याय बुद्धि से संचालित जिंदगी बसर करने वाला इंसाफ परस्त इंसान, गरीबों का हमदर्द तो अपनों को हर मौके माहौल पर इंसाफ के तराजू पर तौलने वाला, अपने उसूलों पर अडिग, पर उसी अडिगता में उसूलों के निर्देशों पर कठपुतली सा चलता, धीरे धीरे परिवार के दूसरे राग द्वेष से संचालित मामूली अतार्किक और भावुक सदस्यों की जरूरतों के प्रति संवेदनहीन होता हुआ जो बचा रहता है, वह है एक सही पर निष्प्राण व्यक्ति। सही होने के दंभ में संयुक्त परिवार के कर्ता के नाते गाहे बगाहे वह उसके सदस्यों का काफी अहित कर बैठता है। उस आदमी को अपने नाना के रूप में हम तीनों बहनें जानती थीं। उसे मैंने नाम दिया जज शुक्ला, और उसे केंद्र में रखकर उपन्यास लिखा वंशज। यथार्थ कुछ वैसा था जैसा मैंने अपने उपन्यास में चित्रित किया, या उपन्यास का चित्रण कुछ वैसा था जैसा मैंने जीवन में देखा, पर पूरा नहीं, पूरा कदापि नहीं। मैंने रचना की थी, यथार्थ को दर्पण नहीं दिखलाया था, पर यथार्थ की झलक उसमें जरूर थी। उस यथार्थ को हम तीनों ने
अपने अपने तरीके से महसूस किया, तीनों के एहसास में वह अलग अलग उतरा। कैसे? मृदुला जी आगे लिखती हैं, वंशज में शुक्ला साहब विधुर थे और उनके साथ रहते थे उनके पुत्र सुधीर और पुत्री रेवा। कालांतर में सुधीर का विवाह सर्वगुण संपन्न खानदान की इज्जत को अपनी आन बान शान समझने वाली पारंपरिक आदर्श बहू सविता से हुआ। रेवा संदीप से विवाह करके ससुराल चली गई और तब जितना सविता के सुघड़ आदर्श गृहिणी रूप ने ससुर और ससुराल के आभिजात्य को सहेजा, उतना सुधीर के भावुक मन को आहत भी किया, इस हद तक कि उसके अति तर्कहीन और जज साहब के अति तर्कशील व्यक्तित्वों की टकराहट में भौतिक लालसा पूर्ति से संचालित उसके व्यावहारिक और संवेदन शून्य मन ने जितना जज साहब का पक्षपात किया, उतनी उनके उसूलों की धज्जियां उड़ी और अमानवीयता प्रकट हुई। गैर दुनियादार और अव्यावहारिक होने की वजह से सुधीर परिवार की समृद्धि के लिए घातक था, इसलिए उसे मात देनी ही थी। पर अंत में जज साहब की न्याय बुद्धि उनके सहज पितृभाव के आगे समर्पण कर गई। अपने इस हार को उन्होंने बखूबी स्वीकार भी कर लिया। आगे पढ़ता हूँ, एक कमेंट स्क्रीन पर रख ले सरोज कौशिक जी का। जी, कुछ आपको जोड़ना हो तो बताइएगा। यह बहाना है अचला जी, ये मैं कुछ बहाने ढूंढ रहा हूँ कि आपको कोई चीज़ याद आए, कुछ चीज़ें उकसाने के लिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। कहिएगा तो मैं रोक दूंगा, क्योंकि सुनना तो आपको ही है, बस ऐसे ही कुछ। जी, आगे पढ़ता हूँ। हाँ, आप बताइए, आप कुछ कह रही। मैं सोच रही थी कि बूंद कहानी में से हाँ, उससे पढ़िए ना। अच्छा, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। ऑनलाइन में समस्या है कि हम उठ भी नहीं सकते। मिले पीले खबर में जो वो औरत थी, वो कहीं नहीं मिली मुझे वो किताब। अगर मिलती तो मैं उसी में से पढ़ती। संकलन है पर उसमें मजा नहीं आता। वो जो अभी मैं देखता हूँ, क्योंकि अभी यह अंश, चूंकि एक बार यह बात चल पड़ी है तो यह कंप्लीट हो जाए, फिर आगे देखते हैं। पर इसको कंप्लीट जी नहीं, फिर भी उसके बाद भी कई चीजें रह जाती हैं, कई चीजें बार बार भी लाई जाती हैं। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसको आगे और पढ़ लेता हूँ, और कोई चीज याद आए तो आप बताइएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। जी, कम से कम इस भूमिका को पूरा कर लेते हैं। ठीक है। यह जानते हुए कि तर्क सम्मत दृष्टि से देखें तो हर तरह जज साहब सही थे और सुधीर गलत। हम सुधीर के खोखले होते व्यक्तित्व और बेमानी होते जीवन के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराए बगैर नहीं रह पाते, तो मैंने उस आभिजात्य कोठी के मालिक के रोजमर्रा के जीवन को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखा और उसमें सामंतवादी उपकारक के कार्यकलापों के अथाह अमानवीय शून्य को दिखलाया। अब आते हैं मंजुल भगत पर। मंजुल के लिए क्या लिखती हैं मृदुला जी, उसको सुनाता हूँ। लंबी भूमिका है, कुछ एक अंश और पढ़ता हूँ। जी, मंजुल भगत ने भी उसी किरदार को केंद्र में रखकर
अपनी लंबी कहानी बेगाने घर में लिखी। किरदार को नाम दिया वकील किशोर चंद्र, पर दो तथ्य एकदम उलट कर रख दिए। ये इसलिए भी पढ़ रहा हूँ अचला जी, और मित्रों को भी कह रहा हूँ कि इससे हम रचना प्रक्रिया भी समझते हैं। यह एक चैलेंज भी है कि एक ही चरित्र पर, हाँ आप कुछ कह रही हैं, कहें। नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि बहुत ही खूबसूरत वर्णन है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम पर्सन। मेरी कहानी में फर्क है बैकग्राउंड, पर बेसिक तो वही रहता है ना। जो सोनू है, जैसे उन्होंने लिखा है, वो वहीं से चलता जाता है, वंशज से। और उनका जो नॉवल था बेगाने घर से तो नहीं, वंशज से आगे। जी मैं आगे पढ़ता हूँ। कह रहा हूँ कि मृदुला जी लिख रही हैं अचला की कहानी पर आइए ना, तो मैं आता हूँ। मगर पहले थोड़ा मंजुल जी को और यहाँ पर ले आया जाए, चूँकि उनकी बात कर रही हैं। इस भूमिका में बात आगे आती है, मैं सुनाता हूँ। मंजुल भगत ने उसी किरदार को केंद्र में रखकर अपनी लंबी कहानी बेगाने घर में लिखी। किरदार को नाम दिया वकील किशोर चंद्र, पर दो तथ्य एकदम उलट कर रख दिए। यह कहानी उन्होंने कही उस आभिजात्य कोठी के निवासी के माध्यम से नहीं, जो आप बात कह रही थी कुछ देर पहले, उसके पिछवाड़े रहने वाले नौकर चाकरों की रोजमर्रा की जिंदगी के मार्फत, जिसे आपने अभी सुना भी मित्रों अचला जी की ओर से, जो 8 कोठरियों के भीतर और बड़ी कोठी के पिछवाड़े गुलजार थी। रोजगार ही नियमित थी, ऊपर से सिर पर छत। बस इतने आर्थिक अवलंब से खुश, उनकी जिंदगी प्यार मोहब्बत से लबरेज, भावुकता से ओतप्रोत, जिजीविषा से संपूर्त चहल पहल भरी थी। उस जीवन का कोई त्रासद पल इस कहानी में नहीं दिखाया गया। त्रासदी जो है सब कोठी की दिवंगत मालकिन की है। कोठी के मालिक का मंजुल ने आदर्श अमूर्तन कर दिया। ध्यान दीजिएगा, कोठी के मालिक का मंजुल ने आदर्श अमूर्तन कर दिया। उसे चित्रित किया एक विधुर, संतानहीन, पर नौकर चाकरों के अभिभावक के आदर्श रूप में। अपने मातहतों के रोजमर्रा के जीवन को कुछ अधिक खुशहाल बनाने में गांव के उदार जमींदार की तरह कोठी के माध्यम से हर दिन खाने पीने वगैरह का सामान पहुंचता रहता है। पर बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कोई और मिशनरी युगल करता है, वे नहीं। गरीबों के हमदर्द मेरे जज शुक्ला, गरीबों के हमदर्द मेरे जज शुक्ला मंजुल भगत की कहानी में पीली कोठी के मालिक किशोर चंद्र के रूप में पितृसत्तात्मक मुखिया और उपकारक बने रहे। अपने मातहतों को बेहतर जिंदगी मुहैया करवाई तो उनसे असंपृक्त रहकर जो किया गया, एक नज़दीकी खादिम की मार्फत और उसके सुझावों पर खुद मालिक नौकरों से सिर्फ एक बार मुखातिब हुए, आगजनी के हादसे के बाद। कहीं कुछ गलत नहीं था, पर जो था सामंतवादी तर्क से संचालित था। यहाँ जज शुक्ला आदर्श संतानहीन विधुर किशोर चंद्र के रूप में ऐसे कुलपिता की भूमिका निभाते हैं जो गरीब गुरबा का ख्याल रखता है, उसकी परवरिश करता है। पर जो करता है अपनी जीवन दृष्टि के मुताबिक, अपने सिद्धांतों की खातिर, उनकी निजी ख्वाहिशों को तरजीह देकर नहीं। इसलिए नहीं कि उनके दुख दर्द की उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनकी निजी पसंद नापसंद का कोई महत्व नहीं। उसके लिए हुआ हर निर्णय न्याय संगत है,
इसलिए सबके लिए मुफीद है। होते भी हैं, पर तभी तक जब तक वे जीवित रहते हैं और बहैसियत कोठी के मालिक अपनी मिल्कियत को अपने तरीके से देखभाल करते रह सकते हैं। लंबी भूमिका है, थोड़ा सा और पढ़ता हूँ। देहांत होने पर उनकी वसीयत में आश्चर्यजनक कुछ नहीं है। सभी नौकर चाकरों को वे रुपया पैसा या तनिक मनिक जमीन दे जाते हैं, पर ऐसा कोई प्रबंधन नहीं करते कि वे स्वतंत्र होकर काम करते रह सकें या आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकें। पिछवाड़े का गुलजार जीवन किशोर चंद्र के जाने के साथ उजाड़ जाता है। नए मालिक के आते ही पिछवाड़े में रहते बाशिंदे अनाथ होकर एक वीरान जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं। मानो किशोर चंद्र उर्फ मालिक अपने होने भर से कोठी को गुलजार किए थे। बाकी के 20 प्राणी सिफर से ज़्यादा कुछ नहीं थे। अब मैं अचला बंसल जी की कहानी पर आता हूँ, मगर 1 मिनट माफ कीजिएगा। हाँ, अब बोलिए जी। हाँ, मैं कह रही हूँ, मैं पढ़ूँ कहानी से। पढ़िए पढ़िए प्लीज। हाँ क्योंकि किताब मेरे हाथ। जी, स्वागत। पापा, चलो कैरम खेलें। मेरे 7 साल के बेटे की चीखती आवाज मेरे कानों पर पड़ी। मैं उठकर बैठ गया, आंखें मलते हुए, चौंक कर ख्यालों से बाहर। हमेशा ख्यालों में खोए रहते हो, मेरी पत्नी बुदबुदाई। तुम हमेशा कैरम खेलने की क्यों सोचती हो? मैं बड़बड़ाया। कम से कम इससे वह घर पर तो रहेगा। तुम इसके साथ क्यों नहीं खेलते? मेरी पत्नी ने पूछा। क्योंकि मैं इस खेल से नफरत करता हूँ। क्यों? क्यों? मेरे पास जवाब नहीं था। मैं खुद नहीं जानता था, या फिर अच्छी तरह जानता था, सिर्फ स्वीकार करना नहीं चाहता था। इस खेल से मेरी गहरी चिढ़, वो यादें जो इससे उभरती हैं। मेरे पापा अपने मुड़े तुड़े कुर्ता पजामा में बिना शेव किए कैरम के सामने बैठे हुए, गोटियों को सजाते हुए बार बार आंखें सिकोड़ कर स्ट्राइकर से निशाना ताकते हुए, आवेग में बार बार स्ट्राइक करते हुए, हर बार निशाना चूक जाता। उनके कांपते हाथ और होठ अब भी मुझे याद हैं। लेकिन वे हमेशा से ऐसे नहीं थे। जब मैं खेलने के लिहाज से छोटा समझा जाता था, अपनी बहन के बगल में बैठा करता और उन्हें खेलते देखता। वे शायद ही कभी चुप थे। सम्मोहित मैं उन्हें निशाना लगाते देखता और ये गया। उनकी हर चाल सोची समझी होती। उनकी आंखें कभी नहीं झपकती। उनकी लंबी कोमल उंगलियां एक सर्जन के नश्तर सी अचूक ढंग से चलती। हर इतवार, हर एक छुट्टी का दिन न खत्म होते कैरम के खेल में गुजरता। माँ के झल्लाने के बावजूद हमारे घर में पड़ोस के बच्चे उल्लास भर जाते, खचाखच भर जाते। हमारा छोटा सा घर पापा को हराने की उनकी शोरगुल भरी नाकाम कोशिशों से गूंजता रहता। लेकिन सिक्का उन्हीं का चलता। वे खेल के उस्ताद थे। इन्हें ट्यूशन लेनी चाहिए, मेरी माँ बड़बड़ाती। उनके लिए छुट्टियां एक मुसीबत थी। फिर ये मुसीबत हर दिन की बात हो गई। पापा ने ऑफिस जाना बंद कर दिया। उन्होंने माँ को बताया कि वे 1 महीने की छुट्टी पर हैं। चुपचाप वे दिन गिनने लगी। महीने साल में बदल गए। 2 साल। उन्होंने गिनना बंद कर दिया। बच्चों ने आना बंद कर दिया। मेरी बहनें उनसे कतराने लगी। जहाँ तक संभव हो हम अपने में ही कैद रहते। लेकिन उन्होंने खेलना नहीं छोड़ा।
दिन पर दिन वे अपने घिसे कैरम बोर्ड के सामने बैठते, कांपते हाथों से बर्फ स्ट्राइक करते रहते। उनकी बड़बड़ाहट ऊंची होती जाती। एक दिन जब मैं स्कूल से घर लौटा तो अजीब खामोशी पसरी थी। मैंने कमरे में झांका, वे नहीं थे, ना ही कैरम का कोई निशान था। पापा कहाँ हैं? वे एक हॉस्पिटल में हैं। माँ ने नरमी से मेरा गाल थपथपाते हुए कहा, तुम्हारे पापा बीमार हैं। लेकिन आपने तो कहा था कि वे बम्बई गए। मैंने बात काटी। वे वहाँ बीमार पड़ गए, लेकिन हम लोग उन्हें लाने क्यों नहीं जाते? सलीके से मैंने उनकी साड़ी पकड़कर चिल्लाना शुरू किया, सलीके से रहो, अब तुम बच्चे नहीं रहे। उन्होंने दबका, जब मैं बच्चा नहीं रहा तो मुझे बताया क्यों नहीं? आप झूठ क्यों बोल रही हैं? उनके झन्नाटेदार तमाचे से मेरी नजर धुंधला गई। मैं कमरे से बाहर दौड़ा। मेरे गाल आंसुओं से भीग चुके थे। मेरी एक बहन की शादी हुई। मैं थोड़ा छोड़ के पढ़ रही हूँ। मेरी एक बहन की शादी होनी थी। अब उनकी काना-फूसियाँ लंबी होने लगीं। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ भी हो, वे लड़कियाँ थीं और मेरी राय में सारी लड़कियाँ बेवकूफ थीं। मैं उनकी बकबक सुनने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। क्या वह क्रिकेट खेलता है? मैंने अपनी बहन से एक दिन पूछा। बिना किसी वजह उसका रंग लाल हो गया। कोई उसकी जरा चर्चा करे और वह लजा जाती। मूर्ख लड़की। अभी तक उसे पता नहीं कि वह क्रिकेट खेलता है या नहीं। मुझे घर के उत्सवपूर्ण और खुशनुमा माहौल में अच्छा लग रहा था। शादी की तारीख में बस एक हफ्ता ही बचा था। मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता था, लेकिन ज्यादातर वो मुझसे कहती कि मैं उन्हें तंग ना करूं। सिर्फ 2 दिन बचे थे। अब कोई स्कूल नहीं, कम से कम अगले 2 दिन। मैं सीटी बजाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। मैं बेल बजाने वाला था कि झट से दरवाजा खुल गया। चुपचाप अपने कमरे में जाओ, तुम्हारे पापा सो रहे हैं, माँ ने सावधान किया। भौचक में उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन मैं हकला गया। आओ और खाना खाओ। किचन की तरफ जाते हुए उन्होंने कहा। मेरा मन खराब था। स्कूल अच्छा नहीं लग रहा था। बेध्यानी की वजह से सारी टीचर लगातार डांट रही थी। मैं उनकी अनाप शनाप बातों पर कैसे ध्यान देता जब घर पर इतनी घटनाएं घट रही थी। मेरी बहनों का शायद मेरी बहनें सारे उपहार ले रही होंगी। मैंने उदासी के साथ सोचा। जब मैं क्लास के बाहर होकर होमवर्क न करने की सजा भुगत रहा था, वे क्यों नहीं समझ सकती थी कि मुझे स्कूल आना नहीं था। जाहिर है, इसी कारण मैंने होमवर्क नहीं किया था। ये सब माँ की गलती थी। वे मुझे टिफिन देना तक भूल गई थी। मैंने जोर से और देर तक घंटी बजाई। उन्होंने डांटा, फिर धीमी आवाज में जोड़ा, अपने कमरे में जाओ, और डाइनिंग रूम की तरफ देखने लगी। मुझे भूख लगी है, आपने टिफिन नहीं दिया। मैंने शिकायती लहजे में कहा। वे कुछ सुनना नहीं चाहती थी। अपने कमरे में जाओ, तुम्हारे पापा खा रहे हैं। उनके खाने के बाद मैं तुम्हें दूंगी। मैं सारी रात जागता रहा, करवटें बदलता रहा, आंखें बंद करने से डरता रहा। पहली बार मुझे सुबह स्कूल जाने के ख्याल से राहत मिली। तुम क्या कर रहे हो? मुझे इतनी सुबह जगह देखकर अचरज से मम्मी ने पूछा। स्कूल के लिए तैयार हो रहा हूँ। मुझे भी अचरज हुआ। "क्यों?
मैं यहाँ तक भूल गई कि मुझे स्कूल जाना है। तुम आज स्कूल नहीं जा रहे, आज तुम्हारी बहन की शादी है। लेकिन कल तो आपने मुझे भेजा था। मैंने सोचा कि शादी कैंसिल होगी। मैंने रुखाई से जवाब दिया, अब तुम्हारी आंटी के घर से हो रही है। मैं शाम को मेरी माँ ने मुझे बतलाया। आखिरकार उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। मैंने प्रीति के साथ सोचा, हम लोग तुम्हारी आंटी के घर जा रहे हैं, बहुत काम है। जब बारात आएगी तो तुम्हें लेने के लिए किसी को भेजूंगी। मैं खुद आ जाऊंगा। मैंने घर देख रखा है। नहीं, जब तक मैं किसी को नहीं भेजूं तुम यहीं रुकोगे। तुम्हारे पापा यहीं ठहर रहे हैं। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। मैंने जिद की, मुझे वे पसंद नहीं। आखिर क्या है, मैं खुद अपनी- बस एक दिन की बात है। मेरी डबडबाई आंखें देख के मम्मी से बोली, मैं वादा करती हूँ कि तुम कुछ भी मिस नहीं करोगे। मैं डरा हुआ था। मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं अपने पापा से डरा हुआ हूँ। मैं एक टीनेजर, डरा हुआ। मेरा दिल बैठ गया जब मैंने माँ को बाहर से दरवाज़ा बंद करते सुना। मैं चाहती थी कि लोग सोचें कि घर पर कोई नहीं है। उन्होंने सोचा होगा यह सुरक्षित था। सुरक्षित? कितना सुरक्षित हो सकता है एक अजनबी, एक पागल के साथ बंद रहना। मैंने एक बार दीपक की मम्मी को चेतावनी देते सुना था, वे नुकसान नहीं पहुंचाते, वरना उन्हें वापस घर नहीं भेज दिया जाता। उनके पापा ने सोचा था, पागल का क्या ठिकाना। उनकी माँ हंसी थी। अब मैं आंखें बारात और करीब आ रही थी। मैं खुद को और रोक नहीं सका। डोर को तितर बितर करता मैं टूट पड़ा। मेरे पापा ने मुझे देखा। उनकी आंखें लाल थी। मुझे छेड़ती हुई, मुझे भेजती हुई, अपने जहर से अंधा करती हुई। पर्दा खींच दो बेवकूफ, मैं देख नहीं सकता। मैं अपनी आंखों को ढकते हुए चिल्लाया, ताकि तुम बैठे बैठे मक्खी मार सको। मेरी पत्नी घुमाती हुई बोली, धड़ाक धड़ाक। हैरान, मैं उजास से भरे कमरे को देख रहा था। अंततः मेरी नजरें कैरम बोर्ड पर टिकी। कोई छोटी सी आकृति वहाँ पूरे ध्यान से स्ट्राइक कर रही थी। नहीं, ये मेरे पापा नहीं थे। तब वह कौन था? पापा, तुम खेल रहे हो कि नहीं? उसने पूछा। हार कर मुझे खेलने के लिए बैठना पड़ा। फाउल, वो चिल्लाया। आपने 2 चांस ले लिए। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैं उठ खड़ा हुआ। सितकनी खोलते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे बाहर जाना था। अब कहाँ जा रहे हो? चिढ़कर मेरी पत्नी ने पूछा। पापा पापा, मेरा बेटा कातरता से मुझे पुकार रहा था जब मैं लड़खड़ाता सा बाहर निकल रहा था। मैं बेमकसद भटकता रहा, अपनी अतीत के प्रेतों से छुटकारा पाने की कोशिश करता रहा। बैंड खुशी की धुनें बजा रहे थे। कैरम की अभागी गोटियां उन्माद में नाच रही थी। That's it. इस कहानी पर विक्रम सिंह ने फिल्म बनानी भी चाहिए थी। पहले टीवी फिल्म और फिर रेगुलर फिल्म। कॉन्ट्रैक्ट भी भरा था। एक्चुअली 3 फिल्में थी, ये, मक्खी और बहरहाल धन्यवाद। और फिर उनकी डेथ हो गई और नहीं बन पाई। दैट्स इट अनुपम जी।
कहाँ चले गए? जी, मैं सुन रहा हूँ हाँ और शुक्रिया आप के द्वारा इस अंश पाठ के लिए। अच्छा हाँ ही रहा। और अब हम लोग कार्यक्रम को समाप्त भी करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि मृदुला जी की वह जो भूमिका है, हम्म, उसको उसका जो अंतिम अंश है वो पढ़ लें विषाद की, और फिर इस कार्यक्रम को समाप्त कर लें। वे आपकी कहानी पर लिखती हैं और उसी को लेकर मैं आगे यह जो पूरी कथा है, अलग अलग लेखिकाओं द्वारा, अलग अलग रचनाकारों द्वारा, उसका अंतिम अंश भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं उसको पढ़ के आज की यह कड़ी यहीं समाप्त करेंगे। किसी और अवसर पर अचला जी को पुनः सुनेंगे मित्रों। मृदुला जी आगे इस भूमिका में लिखती हैं, यह कहानी यूं ही पुस्त दर पुस्त चलनी ही थी, क्योंकि वह किसी एक पिता पुत्र की कहानी नहीं थी। हर संयुक्त परिवार में हर संयुक्त परिवार में लीक से हटकर चलने वाले हर उस सदस्य की कहानी थी जिसकी नियति अर्ध विक्षिप्त इरादों में डूबे रहकर परिवार के उदार और प्रभुत्वशाली कर्ता से असंवाद की स्थिति में जीना था। यह कहानी पुरानी पीढ़ी के संयुक्त परिवार के मिट जाने पर नए शक्ति केंद्रों के बीच असंवाद और विषम टकराहट के रूप में अभिव्यक्त होने लगी। वही अचला बंसल ने किया। कैरम की गोटियां में टकराहट पति पत्नी के बीच सिमट जाना एकदम वाजिब है। अंततः वंशज में भी वह उन्हीं के बीच जा सिमटी थी और तभी वह अपनी दुखद परिणति पर पहुंची थी। अपने मर्म में इस कहानी का कभी अंत नहीं हो सकता। अभिजात्य से स्खलित अनायक की एकमात्र परिणति यही पुनरावृत्ति पूर्ण अंतहीनता है। यही पुनरावृत्ति पूर्ण अंतहीनता है। मृदुला गर्ग। और मित्रों, अभी एक बात मुझे और ख्याल इस बात का भी हो आया अचला जी, कि जो चित्र हमें मिले हैं आपकी ओर से और कुछ एक अन्य स्रोतों से भी, उसको भी यहाँ पर देखते चलें और उसके बाद उन चित्रों पर आपकी प्रतिक्रिया लें। जी, इस चित्र के बारे में कुछ कहें अचला जी। ये तो किसका है? मेरी सिस्टर की मैरिज का है। हाँ, आप ही बहुत लोग हैं, आप 5 बहनों हैं। हाँ, बहुत पुराना है। 5 बहनें हैं। कहाँ से मिला मुझे नहीं पता, मेरे पास तो नहीं है। ये मृदुला जी के पास होगा। जी जी, वह जो संकलन है उसमें भी जो कमल किशोर गोयनका जी की ओर से जो किताबों का संचयन किया गया, कथा संचयन, उसमें भी ये चित्र उपलब्ध हैं। आप देखिएगा। तो एक तो यह हमने देख लिया मित्रों, ये पांचों बहनें। हाँ और हाँ, जी, बहुत अमूल्य चित्र है। 5 हाँ बहनें हैं। इसमें हम हाँ 3 बिल्कुल। हैं जो हाँ, मैंने मैं आपको आगे बताया। बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। इस चित्र का क्या अवसर रहा है, इस पर कुछ कहें। आदिति है मेरी सिस्टर, चित्रा, मंजुल भगत और मैं। That's it. जी और एक बात मैं कहना चाहूंगी मृदुला जी के मन से। एक जगह वो लिखती है, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद, यादों का क्या भरोसा, कब यथार्थ की पटरी से उतरकर भावनाओं में खो जाए। ये मुझे बहुत पसंद है। वो वाह। उनकी का जो पूरा वो, मुझे वो नॉवल ही बहुत पसंद है। जो भी कह लें उसको, आत्मकथा या मिलजुल मन जो है। जी जी, वह उसमें बिल्कुल एक। वो यादों पे बेस्ड है, प्लस रियलिटी पे, यथार्थ पे। पर भावनाओं में भी खो जाए, कब पता क्या यथार्थ है, कब भावना है, और कब एक क्या कहते हैं, याद है, भरोसा, वो है यथार्थ या भावना। उनके उसमें तभी तो वो
मिलजुल मन है, बहुत कुछ मिला जुला, ऐसे ही है। और यह प्रतिक्रिया भी आ रही मृदुला जी की, चित्रा की शादी का है। वो तो मैंने आपको बताया। हाँ। इसमें है ना वो। और एक चित्र और देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग यह एक और चित्र देख लीजिए। जी अचला जी। ये भी उनका ही है, चित्रा जी की शादी का। इसमें उनके हस्बैंड भी हैं, मृदुला जी, मंजुल भगत, ब्राइड एंड ग्रूम हूं मैं। एंड में मैं हूँ, हार्डली रिकॉग्नाइज। तो चलिए इसी के साथ आज की यह कड़ी भी समाप्त होती है। इसमें हमने रचनाओं पर बात की, रचनाओं के पीछे की जो पृष्ठभूमि है, जो सच्चाई है, उसकी बात की, और अलग अलग रचनाकार कैसे उस यथार्थ को, उस साझे सच को एक साथ देखते हुए भी जब लिखने बैठते हैं तो कैसे अलग अलग कोण से लिखते हैं। यह एक बेहद रोचक बात रही और जिसकी ओर विस्तार से मृदुला जी ने अपनी भूमिका में भी इशारा किया, अपनी बातें रखी, और अचला जी ने उन तमाम पूरे परिदृश्य को यहाँ पर रखा, उन अंशों को रखा। बहुत ही अच्छी बातचीत रही, रचनाओं पर भी हुई, स्मृतियाँ भी साझा की गई। बहुत बहुत आभार अचला बंसल जी। आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा शो रहता है आपका, एवरी टाइम। शुक्रिया, थैंक यू। और अगली कड़ी में मित्रों मिलते हैं। मंजुल भगत जी पर यह एक आग जारी है। शुभ रात्रि।